So, good morning everyone. As you all know that we have started our lecture series related to surveying one. So, we have completed our chain surveying and we have also completed with our compass surveying. Today we are going to start with our new topic that is related to leveling, which is in your unit 2 and unit 3. So, leveling is basically a part of surveying, as I've told you in the first lecture also that surveying is basically divided into two parts. One is surveying and one is leveling. In surveying we generally deals in horizontal plane, but in leveling we deals in vertical plane. अभी तक अपन जो भी काम कर रहे थे अपन चेन सर्विंग में या फिर कंपास सर्विंग में अपन क्या कर रहे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए अपन उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते थे. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन कहाँ मेजर करते थे? ऑन दी अर्थ सरफेस मेजर करते थे. तो वो क्या हो गया, आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे हो. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपको वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करने का है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, कंपास और चेन सर्विंग नहीं कर सकते. अपने को क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन मेनी टाइम दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन द रोड्स डूइंग सम सर्विंग वर्क. ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा कई बार रोड के ऊपर में कि काम कर रहे हैं लोग इसके ऊपर में. ठीक है, तो ये सर्विंग कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है आपको जो पता रहना चाहिए. ठीक है, अब सर्विंग में अपन क्या कर रहे हैं, लेवलिंग में अपन क्या कर रहे हैं. लेवलिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ वर्टिकल हाइट किसकी निकाल रहे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अगर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है उसकी भी अपन हाइट निकाल रहे हैं, एज वेल एज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको भी अपन हाइट निकाल रहे हैं. ठीक है, इसमें एक नया टर्म आता है, अगर अपन हाइट निकाल रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूस लेवल. ठीक है, अब ये RL क्या होता है, रिड्यूस लेवल किसको बोलते हैं, वो अपन आगे में देखेंगे. ठीक है, और स्लाइड इस तरीके से मूव कर रही है. ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है. ठीक है, तो इस तरीके से देखना इसको. नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, देखो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू ऑब्टेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो द लाइन ऑफ साइट. ओके, अब देखो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ये आपकी एक स्केल है जिस पे अपन मेजरमेंट लेते हैं. अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के या तो अबाव या तो बिलो अपन क्या करेंगे, उसका वर्टिकल हाइट पता करेंगे, या तो अबाव या तो बिलो. तो ये प्रिंसिपल पे वो लेवलिंग वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ लेवलिंग. अब देखो ये रीजन क्या है, अपन लेवलिंग क्यों कर रहे हैं. बेसिकली लेवलिंग अपन फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए. कोई भी पॉइंट का, जिस पॉइंट का भी आपको एलिवेशन फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ये आपका ये जो स्केल दिख रही है आपको, इसको लेवलिंग स्टाफ बोला जाता है. इस लेवलिंग स्टाफ को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा जाता है और ये आपका जो टेलीस्कोप है इससे उसको क्या किया जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है और उस पर क्या रीडिंग आ रही है उसके बेसिस कैलकुलेशन किए जाते हैं और निकाला जाता है उसके एलिवेशन. तो एलिवेशन फाइंड आउट करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम अज्यूम रेफरेंस लाइन कॉल्ड डेटम. ठीक है, अब अपन अज्यूम रेफरेंस लाइन क्यों लेंगे, ये अपन आगे में देखेंगे कि डेटम का काम क्या करने वाला है. टू स्टैब्लिश पॉइंट एट रिक्वायर्ड एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम. अगर कोई नया पॉइंट स्टैब्लिश करना है उसके लिए भी अपन लेवलिंग कर सकते हैं. देखो एक गिवन पॉइंट है उसका एलिवेशन फाइंड आउट करना या फिर कोई एक नया पॉइंट को स्टैब्लिश करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पता रहना चाहिए. एक है एलिवेशन फाइंड आउट करना या फिर कोई नए पॉइंट को स्टैब्लिश करना विद रेफरेंस टू व्हाट, डेटम. डेटम मतलब क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन. ठीक है, मतलब देखो क्या है कि आपने लेवलिंग स्टार्ट किया, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोज नीचे में अपने पास एक लेवल है जिसको अपन बेंचमार्क बोलते हैं. इसमें एक बेंचमार्क बोला जाता है. ये इसका लेवल अपने को नोन है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सपोज जो RL है, इसका जो बेंचमार्क का RL है वो दिया हुआ है 100 का. तो बेसिकली RL का मतलब क्या होता है ये समझ लो. RL मतलब 100 गिवन है, इसका बेंचमार्क का मतलब क्या मतलब है इसका कि जो मीन सी लेवल होता है, आपका जो मीन सी लेवल होता है उसका इस पॉइंट से जो हाइट है वो कितने का है, 100 मीटर का है. ठीक है, तो ये हो गया अपनी रेफरेंस लाइन, इसको अपन डेटम बोलेंगे. अब अपने को अगर कोई भी पॉइंट का ऑब्जेक्ट फाइंड आउट, एलिवेशन फाइंड आउट करना है तो अपने को पहला क्या करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले अपने को जो रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी वो बेंचमार्क पे लेना पड़ेगी. सपोज जो रीडिंग आ रही है वो आपकी आ रही है सपोज 2.1, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो बेंचमार्क का जो RL था वो कितना था 100, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा 2.1 ऐड करना लेना पड़ेगा. तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इस लाइन का हाइट, तो वो हो जाएगा 102.1.
अब कोई भी पॉइंट का एलिवेशन निकालना है तो यहाँ अपन इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे। सपोज यहाँ पे आपकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, सपोज आ रही है 2 आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइट है इसमें से ये 2 वाला एलिवेशन उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, हाइट विथ रेफरेंस टू वर्ड डेटम। इसीलिए डेटम टर्म यूज किया है। डेटम नथिंग बट योर बेंचमार्क और रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो 102.1 को माइनस करेंगे अपन किससे, 2 से, तो आपका आंसर कितना आता है 100.1। इस तरीके से ये आपका लेवलिंग वर्क करता है, ठीक है। और डेटम मतलब कुछ नहीं होता है, डेटम इज नथिंग बट योर रेफरेंस लाइन। ये अपन और आगे देखेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है, टर्म्स जो यूज होते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले है लेवल सरफेस। इफ इट इज द सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा आई थिंक, हाँ ये आपका अर्थ सरफेस है, इसको जो लाइन आपका पैरेलल लाइन अगर कोई अपन ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज योर लेवल सरफेस। इसी को अपन क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस, जो आपके स्फेरिकल सरफेस से मैच कर रही हो, ठीक है। उसके बाद लेवल लाइन, द लाइन लाइंग ऑन द लेवल सरफेस, तो अगर कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप कोई मार्किंग कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेवल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज अ प्लेन टैंजेंशियल टू दी लेवल सरफेस। अब देखो ये आपका जो लेवल सरफेस है, ये आपका जो लेवल सरफेस है, ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है, इसको अगर अपन क्या करें, कोई भी लाइन अगर अपन इससे एक टैंजेंट ड्रॉ करें, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए गए, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन टैंजेंशियल टू द लेवल लाइन, ठीक। तो टैंजेंशियल आपकी ये जो लाइन है, इसको अगर अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो दैट इज कॉल्ड एज टैंजेंशियल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बेसिकली ये प्लेन हो गया और इसको अगर अपन इसी में एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको अपन लाइन बोलेंगे। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। नेक्स्ट डेटम, इट इज एन आर्बिट्री लेवल फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट में बी रेफर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि ये जनरली एक आपका रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो इन इंडिया द मीन सी लेवल इज कंसिडर टू बी डेटम एज 0। तो आपका जो डेटम जनरली कंसिडर किया जाता है वो किसको कंसिडर किया जाता है, मीन सी लेवल को कंसिडर किया जाता है, तो 0, इसको 0 लाइन बोलेंगे अपन। और जनरली द एलिवेशन इज सिचुएटेड एट कराची, तो कराची में वो जनरली सिचुएटेड है मीन सी लेवल पे, ठीक है, जिस पे अपन कंसिडर करते हैं कि 0 है, ठीक है। कोई भी चीज़ का देखो, अगर आपको हाइट निकालना है तो आपको स्टार्टिंग में 0 से ही करनी पड़ेगी। तो अपने पास जो 0 वाली लाइन है वो उसको अपन किसको बोलते हैं, मीन सी लेवल को बोलते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन कराची, ठीक है। उसके बाद मीन सी लेवल, इट इज द एवरेज हाइट ऑफ अ सी फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ टाइड। इट इज डिराइव्ड बाय द एवरेजिंग आर्ली टाइड हाइट ओवर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर। तो मतलब क्या किया गया है कि आर्ली टाइड्स जो होती है, जो वेव्स होती है, उनका एक एवरेज हाइट निकाला गया है और वो जो एवरेज हाइट है उसको अपन क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एलिवेशन और रिड्यूस लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने आपको बताया था कि ये टर्म आप लोग याद रखो, हमेशा ये अपने को काम आने वाला है, ठीक है। रिड्यूस लेवल हर किसी को पता रहना चाहिए कि रिड्यूस लेवल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिड्यूस लेवल मैंने अभी आपको बताया, देखो मीन सी लेवल, ये आपका जो लाइन होती है इसको अपन 0 लाइन बोलते हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका सपोज RL दिया हुआ है 200 का, मतलब क्या है इसका 200 का, इसका रिड्यूस लेवल 200 दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये मीन सी लेवल से इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो हाइट है वो कितना है, 200 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो ये होता है आपका एलिवेशन या तो आपका रिड्यूस लेवल, इसी को अपन रिड्यूस लेवल बोलते हैं। इट इज द हाइट और द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट above or below any datum, it is considered as, it is denoted as RL। तो ये RL करके अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको RL करके लिखते हैं, ठीक है। ये उसका एक डायग्राम है, ये आपकी लेवल सरफेस हो गया, ये देखो ये वाली जो लाइन है आपका लेवल सरफेस हो गई, उस पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करे तो ये लेवल लाइन हो गया आपका, ठीक है। ये भी आपका लेवल सरफेस हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक लाइन ड्रॉ करे उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर बेंचमार्क। बेंचमार्क इज इंपॉर्टेंट, इट इज द फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम। अब देखो क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि आपका जनरली जो डेटम है वो किसको लिया जाता है, आपके मीन सी लेवल को लिया जाता है, ठीक है। तो अब आपका ज़रूरी नहीं है कि जो मीन सी लेवल है वो हमेशा अपने साइड के पास में हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, हर सिटीज़ में कुछ बेंचमार्क फिक्स करे हुए, मतलब वो मीन सी लेवल से उसका जो हाइट है वो निकाला गया है। तो जब भी अपने सिटी में आपको काम करना है तो वो बेंचमार्क से अपन काम करेंगे, ना कि
आपके मीन सी लेवल, क्योंकि हर बार मीन सी लेवल जाना पॉसिबल नहीं है, तो हर सिटीज़ में कुछ कुछ पॉइंट्स पे अपन ने फिक्स करके रखे हुए जहाँ पे बेंचमार्क की वैल्यू गिवन है। तो जनरली जो बेंचमार्क की वैल्यू है वो आप लोग ने कहाँ पे देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे आपके जो बोर्ड्स होते हैं उस पे देखना आप लोग की उसका एलिवेशन लिखा होता है। तो आपको अगर आपकी सिटी में काम करना है तो आपका जो बेंचमार्क है वो आपका रेलवे स्टेशन से आपको लेना पड़ेगा, वो रेलवे स्टेशन से लेके अपने को आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेंचमार्क के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन वो होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब क्या होता है कि देखो, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्या, ये इंस्ट्रूमेंट आप देखो टेलीस्कोप है, इसमें देखो टेलीस्कोप के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये देखो इसको बोला जाता है आई पीस, ठीक है। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। तो अगर आपके आई पीस से इसके सेंटर में से, आपके टेलीस्कोप के सेंटर में से एक लाइन में से अगर ऑब्जेक्ट ग्लास के भी सेंटर में से कोई लाइन पास हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो उसकी डेफिनेशन एक बार देख लो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसको बोल रहे हैं अपन। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन इट इज अ लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ अ डायफ्राम। तो जब भी आप टेलीस्कोप देखोगे तो उसमें ऐसा डायफ्राम देखेंगे आपको, और डायफ्राम में क्या होता है, एक ऐसा वर्टिकल लेयर होता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल लेयर। तो इसके सेंटर में से वो पास करने वाली है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द क्रॉस हेयर ऑफ द डायग्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। मैंने भी बताया आपको, जो टेलीस्कोप होता है उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, तो ये डायफ्राम कहीं यहाँ कहीं होंगे अंदर में, ठीक है। इसके सेंटर में से प्लस इसके ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन विद रिस्पेक्ट टू द डेटम, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होगा कि देखो, ये अगर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है एक ट्राइपॉड पे, तो आप अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अपन क्या कर रहे हैं, इसका हाइट निकाल ले रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI, ठीक है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का हाइट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, योर डेटम या फिर आपका ग्राउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। ये मीन सी लेवल वाला डायग्राम है जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मीन सी लेवल को ही जनरली अपना रेफरेंस लाइन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से आते हैं, ये वाली टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक साइड किसको बोलते हैं, फोर साइड किसको बोलते हैं, बिकॉज ये आपको काम आने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। तो इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ कि आपको कैसे करने का। बैक साइड फोर साइड मतलब क्या होता है। अब देखो, सपोज ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका बेंचमार्क है। तो हमेशा जब भी लेवलिंग अपन स्टार्ट करते हैं, तो लेवलिंग स्टार्ट किस पे से किया जाता है, आपके बेंचमार्क से स्टार्ट किया जाता है। तो लेवलिंग मैंने आपको बताया, हमेशा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, बेंचमार्क से स्टार्ट करना है, बिकॉज बेंचमार्क एक ऐसा लेवल है जिसका अपने को एलिवेशन नोन है। तो आपको सबसे पहली जो रीडिंग अपन लेने वाले इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने के बाद में, वो अपन कहाँ पे लेंगे, बेंचमार्क पे। तो जनरली इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है रीडिंग्स लिखने के लिए। सबसे पहले होता है आपका चेन एज, ठीक है। फिर आता है आपका बैक साइड, फिर आता है आपका इंटरमीडिएट साइड, IS, फिर होता है आपका फोर साइड। फिर आपको जो भी मेथड यूज़ करना है वो मेथड अपन यूज़ करते हैं, वो अपन बाद में देख लेंगे। चेनेज मतलब क्या होता है कि आप कितने डिस्टेंस पे मेजर करो। सपोज अपना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे सबसे पहली चेनेज अपन क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने के बाद लेवलिंग वेवलिंग सारी चीज़ें, मतलब उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे पहली रीडिंग जो आप बेंचमार्क पे लोगे तो वो हमेशा काय में लिखी जाती है, बैक साइड में। तो पहली रीडिंग हमेशा काय में आएंगी, बैक साइड में, ठीक है। अब देखो, ये जगह से अपन ने क्या कर रहे, और 2-3 रीडिंग ले रहे, एक रीडिंग और लिया आपने, एक रीडिंग और लिया आपने, ठीक है, एक रीडिंग और ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, पहली रीडिंग अपन ने काय में लिखी है, बैक साइड में। इसके बाद वाली जो रीडिंग है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ए पे है, ये ए पे ही रहने वाला है अभी, ठीक है। सपोज ये ए पे ही है, तो आपने फिर से एक और रीडिंग लिया आगे की तरफ, तो वो जो सेकेंड रीडिंग आएंगी वो काय में आएंगी, अब इंटरमीडिएट में आएंगी। सपोज वो 10 मीटर पे थी, तो 10 मीटर वाली अपन काय में लिखेंगे, इंटरमीडिएट में लिखेंगे। उसके बाद एक और रीडिंग लिया आपने 20 मीटर पे, उसको भी आप काय में लिखेंगे, इंटरमीडिएट में। अब देखो, ये यहाँ से ये जो रीडिंग है वो अपनी लास्ट रीडिंग है। इसके बाद अपन क्या करने वाले, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने वाले। तो वो जो रीडिंग लिखेंगे आप, वो काय में लिखेंगे, फोर साइड में,
ठीक है, तो इस तरीके से टेबल फिलअप किया जाता है। पहली रीडिंग बैक साइड, बीच में जो आ रही है वो इंटरमीडिएट, लास्ट वाली रीडिंग जो आएंगी वो आएंगी आपकी फोर साइड में। अगेन जब चेंज करोगे तो चेंज करने के बाद वापस आपको जिस पॉइंट पे आपने खत्म किया था उस पॉइंट पे वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बैक साइड लेना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे फिर से आप लगाएंगे। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद में फिर से जो पहली रीडिंग आएंगी वो कहाँ में आएंगी, आपकी बैक साइड में आएंगी, बीच वाली जो आएंगी वो इंटरमीडिएट में, लास्ट वाली फोर साइड में। इस तरीके से टेबल फिलअप होता है। होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन तब मैं और समझा दूंगा। तो ये बैक साइड फोर साइड इसी तरीके से वर्क करता है। तो बैक साइड इट इज द स्टाफ रीडिंग टेकन एट अ नोन एलिवेशन। कहाँ पे ले रहे हैं अपन, नोन एलिवेशन पे लेने का है। इट इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फॉर द सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहली रीडिंग हमेशा काय में लिखने का है, बैक साइड में। फोर साइड इट इज कॉल्ड एज द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट रीडिंग किस में होगी, फोर साइड में, और बीच में जो भी आएंगी वो आएंगी आपके इंटरमीडिएट। इट इज द स्टाफ रीडिंग टेकन on a point whose elevation is to be determined. All the staff reading between back side and fore side are intermediate side. ठीक है, चेंज पॉइंट किसको बोलते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट आपने शिफ्ट करा उसको अपन चेंज पॉइंट बोलेंगे। इट इज द पॉइंट ऑन विच बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन। देखो चेंज पॉइंट पे एक चीज हमेशा याद रखना है कि फोर साइड बैक साइड रीडिंग दोनों आएंगी। इतना ध्यान में रखना है कि फोर साइड और बैक साइड वाली जो रीडिंग है वो दोनों आएंगी कहाँ पे, चेंज पॉइंट पे। वो कैसे आएंगी वो अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग में मेरे ख्याल से इतना ही पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज हो रहे हैं। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता रहना चाहिए आपको। सबसे पहले तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, लेवल यूज कर रहे हैं, एक लेवलिंग स्टाफ यूज कर रहे हैं। अब इसमें लेवल क्या हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ट्राइपॉड पे आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके पे अपन रीडिंग्स ले रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं। क्लियर है ये लेवलिंग, लेवल किसको बोल रहा है, लेवल स्टाफ किसको बोल रहा है। ठीक है, अब अपन एक एक करके इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेवल एंड टाइप्स ऑफ लेवल। लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज टू फर्निश द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट फॉर ऑब्जर्विंग द स्टाफ रीडिंग एंड डिटरमाइनिंग द लेवल। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन देता है फॉर साइटिंग द ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग एंड डिटरमाइनिंग द आरएल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बहुत सारे टाइप के अपने पास लेवल अवेलेबल है। डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, ऑटोमेटिक लेवल। इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो अपने काम के वो कौन से, ये दो लेवल, डंपी लेवल और ऑटोमेटिक लेवल। बाकी ये जो दो है ये इतने यूज नहीं होते हैं। डंपी लेवल एंड ऑटो लेवल इज मोस्टली यूज। ठीक है, अब डंपी लेवल देख लो, इस तरीके से दिखता है। डंपी लेवल इज अ सिंपल कॉम्पैक्ट एंड स्टेबल इंस्ट्रूमेंट। द टेलीस्कोप इज रिजिडली फिक्स्ड टू इट्स सपोर्ट। यहाँ पे देखो आप टेलीस्कोप दिख रहा है, ये आपका फोकसिंग स्क्रू है। मतलब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर करने के लिए फोकसिंग स्क्रू यूज करते हैं। इट कैन बी रोटेटेड अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये क्या है, आपका कंप्लीटली रिवॉल्व होता है 360 डिग्री, ऐसा रिवॉल्व हो सकता है वो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको उसको घुमाना हो वहाँ घुमा सकते हो। और हाँ, वन मोर थिंग, इट इज बीन प्रोवाइडेड विद अ ट्राइपॉड सो दैट इट कैन बी फिक्स्ड एंड अ स्टेबल रीडिंग कैन बी टेकन। ठीक है, जनरली ये डायग्राम जो दिया हुआ है मेरे ख्याल से ऑटो लेवल का दिया है। डंपी लेवल कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आप देखेंगे कि एक लेवल ट्यूब भी दिया हुआ है, लेवल ट्यूब भी दिए हुए। नीचे में यहाँ पे देखेंगे कुछ स्क्रूज भी दिए हुए हैं। ये स्क्रूज के हेल्प से ये लेवल ट्यूब को क्या किया जाता है, सेंटर पे लाया जाता है। बिकॉज आप जब भी रीडिंग लोगे तो अपने को क्या चाहिए कि देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है सपोज, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपका लाइन ऑफ साइट ऐसे टेढ़ा जा रहा हो। आपका लाइन ऑफ साइट कैसा होना चाहिए, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो उसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ये लेवल ट्यूब का काम आता है। और ये फुट स्क्रूज उसके लिए यूज किए जाते हैं, इसको लेवल करने के लिए सेंटर पे। और वो कैसे यूज करना है वो अपन आगे में देखेंगे। ठीक है, तो ये डंपी लेवल हो गया। टिल्टिंग लेवल किसको बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज IOP लेवल, इंडियन ऑफिसर पैटर्न। इन दिस लेवल द टेलीस्कोप टिल्ट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हेंस इट इज कॉल्ड एज टिल्टिंग लेवल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थोड़ा बहुत टिल्ट हो सकता है वो, इसलिए उसको टिल्टिंग लेवल बोलते हैं। ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है, वाई लेवल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए डंपी लेवल इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ऑटो लेवल इंपॉर्टेंट। टिल्टिंग लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करके रखो कि होता क्या है। इसको IOP भी बोलते हैं, इंडियन ऑफिस पैटर्न। और थोड़ा बहुत टिल्ट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इसलिए उसको टिल्टिंग लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट वाई लेवल। वाई लेवल मतलब क्या होगा, इट इज एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई लेवल एंड अदर लेवल इज दैट द टेलीस्कोप इज कैरिड आउट ऑन 2 वर्टिकल वाई सपोर्ट। द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड, मूव्ड और इवन रेज्ड इन वाइस। अब देखो ये ऐसा वाई टाइप का शेप का बना हुआ है देखो, और इस पर टेलीस्कोप आपको फिक्स किया हुआ है। तो ये टेलीस्कोप को अपन क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा उठा भी सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं। तो ये वाई लेवल हो गया।
ठीक है, ये भी उतना अपने काम के लिए नहीं है, अपना जो मेन काम का है वो ये ऑटोमेटिक लेवल एंड डम्पी लेवल। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ अलाइनिंग लेवल। इसमें एक आसानी ये होती है कि अपने को इजीली क्या होता है, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एडजस्ट कैसा होता है वो अपन आगे में डिस्कस करेंगे कि किसको परफेक्टली लेवल कैसे किया जाता है। बस इतना समझ के रखो कि ऑटोमेटिक लेवल जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाता है, उसमें लेवल बहुत आसानी से हो जाता है। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ऑटो लेवल एंड अदर लेवल इज दैट द लेवलिंग इज नॉट मैनुअली बट इट इज लेवल ऑटोमेटिकली। इट इज अचीव बाय इंक्लिनेशन ऑफ कंपेंसेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब आगे में देखते हैं, देखो ये आपको ऑटोमेटिक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे फुट स्क्रूज दिख रहे हैं, ये फुट स्क्रूज आपके जो बबल है उसको सेंटर में लाने के काम में आता है। नेक्स्ट पार्ट क्या देखते हैं, लेवलिंग स्टाफ। हाँ, दूसरा जो चीज़ है वो जो अपने काम आने वाली है वो क्या है, आपका लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, लेवल्स के बारे में तो देख लिया अपन ने। एक और इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहा है वो क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ आर द स्केल्स ऑन विच दिस डिस्टेंस आर मेजर्ड। तो बेसिकली लेवलिंग स्टाफ क्या है, एक स्केल है जिस पे डिस्टेंसेस मेजर किया हुआ है। जनरली 2 मीटर की, 3 मीटर की होती है या फिर 4 मीटर की भी होती है। लेवलिंग स्टाफ्स आर ऑफ 2 टाइप, सेल्फ स्टाफ रीडिंग एंड टारगेट स्टाफ रीडिंग। तो 2 टाइप की अपने पास अवेलेबल है, सेल्फ स्टाफ रीडिंग होती है, टारगेट स्टाफ रीडिंग होती है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम्स दिख रहे हैं, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो ये आपके स्टाफ्स हैं और कुछ टाइप्स भी है इसमें, अपन एक बार देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या है उसके अंदर। सेल्फ स्टाफ रीडिंग में, सेल्फ रीडिंग स्टाफ कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप। मतलब क्या, ऐसा स्केल टाइप का है, उस पर रीडिंग्स गिवन है, तो क्या होता है उसको आप जो टेलीस्कोप है उसमें जो डायफ्राम है वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका जिसके साथ स्केल पे बाइसेक्ट कर रहा है वो वाली रीडिंग अपन क्या करते हैं रीड कर सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ और ऑर्डिनरी स्टाफ, SOP विद टेलीस्कोप स्टाफ एंड फोल्डिंग स्टाफ। अब ये ऑर्डिनरी SOP विद टेलीस्कोपिंग स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ क्या होता है देख लेते हैं। ये देखो ये ऑर्डिनरी स्टाफ है। ठीक है, इसमें जो रीडिंग्स है जनरली वो ऐसे लिखी हुई होती है। द वन लेंथ स्टाफ, एक लेंथ का ही होता है, इन सॉलिड एंड मेड अप ऑफ सीजन वुड का बना होता है, 3 मीटर लॉन्ग एंड इट इज ग्रेजुएटेड बाय द सेम वे एज ए टेलीस्कोपिक स्टाफ। इसमें जो रीडिंग्स होती है वो आपको दिखेंगी 5 mm। द लीस्ट काउंट ऑफ योर लेवलिंग स्टाफ इज 5 mm, मतलब 0.005। इतना आप मिनिमम मेजर कर सकते हो इन योर लेवलिंग स्टाफ। इतना चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि जो मिनिमम और द लीस्ट काउंट ऑफ योर लेवलिंग स्टाफ इज 0.005। मतलब कितना है, 5 mm का, 5 mm का उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोल्डिंग स्टाफ। द फोल्डिंग स्टाफ इज मेड अप ऑफ वेल सीजन्ड टिम्बर सच एज a press. It consists of 2-meter wooden piece with the joint assembly. Each piece of the staff is made up of longitudinal strip without any joint. The folding joint is detachable type with a long locking device at the back. The staff is joined together in such a way that the staff can be folded from one another when required. The staff has a brass cap at the bottom. It has 2 folding handles with spring action. It provides with a circular bubble fitted at the back. अब देखो ये ऐसा कुछ टाइप का फोल्डिंग स्टाफ है आपका, जिसको आप क्या कर सकते हो, उसको उसमें ये एंगल्स वगैरह लगे हुए हैं, क्लिप लगी हुई है, सो दैट वो उसको आप फोल्ड कर सको। उसको मतलब जगह कम होती है आपकी, जगह आपका उतनी जगह नहीं लेगा ये स्टाफ जितना आपका ऑर्डिनरी स्टाफ लेने वाला है। ठीक है, SOP मतलब क्या होता है, सच स्टाफ इज 3 लेंथ प्लेस इनटू द अदर। मतलब क्या ऐसा है कि देखो ये ऐसा ओपन रहेगा, एक इसको अंदर डालो, इसको अंदर डालो, ये जैसे 3 इसमें बना हुआ है, जैसे आप उसको लिफ्ट करोगे तो ओपन हो जाएगा, इसको और लिफ्ट करोगे तो आप ओपन हो जाएगा। मतलब कैसा है ये, इसको आप लिफ्ट करके ऊपर कर सकते हो, इसको भी लिफ्ट करके आप ऊपर कर सकते हो। इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं क्या दिया है। सच स्टाफ इज अरेंज इन 3 लेंथ प्लेस्ड वन इनटू द अदर। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनटू अ फुल लेंथ बाय पुलिंग। पुल करके उसको अपन फुल लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। द टॉप पोर्शन ऑफ द सॉलिड एंड द सेंट्रल बॉक्स इज हॉलो and the total length of the staff is 4 meter, 4 मीटर में अवेलेबल है। The staff is graduated in such a way that the smallest division is 5 mm। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि लीस्ट डिवीजन जो है 5 mm का है। The value is in मीटर, सारी वैल्यू मीटर्स में दी हुई है, are marked in red on the left and those who are in decimeters are black on the right। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ हो गया।
नेक्स्ट जो लास्ट दो टाइप के स्टाफ में, एक ऑर्डिनरी आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ में 3 टाइप है, और एक लास्ट वाला है टारगेट स्टाफ। अब ये टारगेट स्टाफ काई के लिए है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। फॉर प्रिसाइज वर्क एंड साइड टारगेट स्टाफ आर यूज्ड, अ मूवेबल टारगेट इज प्रोवाइडेड इन दिस स्टाफ। ठीक है, अब a vernier is provided on the target to give precise reading. In the target staff, level man directs the man to move the target up and down until it bisects by the line of the sight. The staffman observe the staff reading. अब देखो SOP में क्या है, आपने सपोज यहाँ की तो रीडिंग आ रही है, ठीक है, इसमें वर्नियर भी प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे अपनी रीडिंग आई बीच में 5 mm के आसपास में, 5 mm से भी छोटी रीडिंग आपको लेना है, तो यहाँ पे एक वर्नियर दिया हुआ है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, उस लाइन के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा आपके लेवलिंग टेलीस्कोप के साथ में, और जहाँ भी आपको वर्नियर के रीडिंग और आपका टेलीस्कोप मैच कर रहा है वो रीडिंग को मेजर किया जाता है। तो बहुत मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बट जनरली साइड पे टारगेट स्टाफ उतना यूज़ नहीं किया जाता है। ऑर्डिनरी लेवलिंग के लिए अपन सेल्फ रीडिंग स्टाफ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेंचमार्क। मैंने आपको बताया था कि बेंचमार्क क्या है। आपका बेंचमार्क इज अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। ऐसा है कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन ऑलरेडी नोन है, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क बोल सकते हैं। बेंचमार्क इज अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बेंचमार्क। वन इज कॉल्ड एज जीटीएस बेंचमार्क। ये आपको पता रहना चाहिए, हो सकता है पूछे आपको जीटीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकली सर्वे बेंचमार्क जीटीएस बेंचमार्क होता है। नेक्स्ट होता है आपका परमानेंट बेंचमार्क। नेक्स्ट इज आर्बिट्ररी बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क। अब देखो जीटीएस बेंचमार्क मतलब क्या है, आपके जो इंडियन गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। वो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जब आपके बेंचमार्क फिक्स करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीटीएस बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है सर्विंग की, और वो जो बेंचमार्क फिक्स करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीटीएस बेंचमार्क। ठीक है, दे आर द बेंचमार्क एस्टैब्लिश विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो बिकॉज सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है, तो हाई प्रिसीजन का तो होना ही वाला है। एट रेगुलर इंटरवल बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑल over the country. Their position on the RS value above mean sea level, which was earlier located at Karachi and now it is taken at Bombay High, Mumbai, and is given by the catalog form by the department. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जीटीएस बेंचमार्क किसको बोल रहे हैं कि एक हाई डिग्री प्रिसीजन से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का आपने आरएल फाइंड आउट किया हुआ है और उसको सारे कंट्रीज के कुछ जगह पे अपन ने क्या करे फिक्स करके रखे हुए हैं। ठीक है, और जनरली पहले क्या किया जाता था, जो डेटम था वो कराची लिया जाता था, लेकिन अब उसको चेंज करके उन लोग ने बॉम्बे हाई को अपन ने अपना जीटीएस बेंचमार्क रेफरेंस लाइन लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीटीएस बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क मतलब क्या है, देखो अब हमेशा अपन क्या कर सकते हैं, परमानेंट जीटीएस बेंचमार्क की तरफ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जीटीएस बेंचमार्क जो सिचुएटेड है वो सपोज मुंबई में सिचुएटेड है, अगर आपको नागपुर में काम करना है तो आप मुंबई जाओगे क्या पहले सर्वे करने, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज तो इसके लिए क्या किया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने हर सिटीज में कुछ ना कुछ आपके बेंचमार्क फिक्स करके रखे हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड्स होते हैं वो जनरली वहाँ पे आप देखोगे कि उस पर लेवल्स गिवन होता है, तो वो बेंचमार्क अपन क्या करेंगे, अपने साइड के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो बेंचमार्क विद रेफरेंस टू जीटीएस बेंचमार्क फिक्स करे गए हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट बेंचमार्क। इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। देखो ये जीटीएस बेंचमार्क का एक एग्जाम्पल है, दिख रहा होगा जियोडेटिक सर्वे, इसमें कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। 1947 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 830 दिया हुआ है मीटर। ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क देख लेते हैं। परमानेंट बेंचमार्क आर फिक्स्ड इन बिटवीन जीटीएस बेंचमार्क बाय द गवर्नमेंट एजेंसी सच एज रेलवे एंड पीडब्ल्यूडी। तो रेलवे एंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इन लोगों का काम पड़ता है लेवल्स का, तो ये बेंचमार्क जीटीएस बेंचमार्क की हेल्प से इन लोगों ने बेंचमार्क फिक्स करके दिया। दिस बेंचमार्क्स आर रिटन ऑन द परमानेंट ऑब्जेक्ट सच एज माइलस्टोन, हो सकता है कोई माइलस्टोन पे लिखा हुआ है, कोई कलवर्ट पे लिखा हुआ है, कोई ब्रिज हो, ऐसी चीजें जो जिसको जनरली ब्रेक नहीं कर सकते हो और वो हमेशा के हमेशा रहने वाली है, ऐसी जगह पे उसका लेवल लिख दिया जाता है। देयर वैल्यूज आर क्लियरली रिटन एंड द पोजीशंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फ्यूचर फॉर द फर्दर रेफरेंसेस। बेसिकली उसको अपन फर्दर रेफरेंस के लिए अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हो गए आपके परमानेंट बेंचमार्क। तो यहाँ देखो, अब जैसे कि मैंने बताया था रेलवे स्टेशन के आप देखेंगे बोर्ड, देखो रेलवे लेवल मीन सी लेवल से बता रहा है 736 फीट,
और 224 मीटर, मतलब ये मीन सी लेवल से 224 मीटर की हाइट पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप द वॉल्ट ऑफ डिज्नी, सर्वे मार्कर, ऐसे बेंचमार्क फिक्स करके जाए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके परमानेंट बेंचमार्क। नेक्स्ट आता है आर्बिट्री बेंचमार्क। अब आर्बिट्री बेंचमार्क क्या है, देखो अब सपोज एक छोटा सा सर्वे कर रहे हो, एक कोई गांव में सर्वे कर रहे हो आप। अब गांव में सर्वे कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए अपने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपन हो सके कि अपन रेलवे स्टेशन जाएंगे, अपने को पूरे एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट ही चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपना कोई काम चालू करने के पहले सपोज एक कंपाउंड वॉल है या फिर कोई एक पोल है, तो उसको अपन क्या कर ले रहे, अपना आर्बिट्री बेंचमार्क अपन अज्यूम कर ले रहे। उसको अपन मान ले रहे कि भाई ये अपना जो RL है इसका सपोज 100 है, उसको अपन अज्यूम कर ले रहे हैं, और इसी के रेफरेंस से अपन क्या कर रहे हैं, आगे का पॉइंट काम चालू कर रहे हैं। तो ऐसा जो रेफरेंस ले रहे हैं अपन, ऐसा जो पॉइंट जिसका एलिवेशन अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट अवर वर्क, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्बिट्री बेंचमार्क। दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट whose RLs are arbitrarily assumed, they are used in small work. Such benchmark may be assumed as 100 to 50 मीटर, 100 से 50 मीटर के बीच में अपन उसको कुछ भी ले सकते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क। अब टेम्परेरी बेंचमार्क मतलब क्या, देखो आपने सपोज रेलवे स्टेशन से आपका RL लेके आया, RL लेके आपने अपनी साइड पे लाके उसको बेंचमार्क फिक्स कर दिया, ये आपका बेंचमार्क है। ठीक है, अब सपोज आपको रोड का काम करना है और रोड जो है कई किलोमीटर्स में है। ठीक है, अब क्या करें, आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, आपने अपना पॉइंट फिक्स किया, यहाँ से आपने लेवल निकाला, आगे की तरफ आप काम करना चालू कर दिए, आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, और आगे बढ़े, सपोज आप काम करते करते सपोज 10-15 किलोमीटर आप क्या करें, आगे की तरफ मूव हो गए, आगे की तरफ मूव हो गए। ठीक है, आज का दिन का काम खत्म हो गया सपोज। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपना दूसरे दिन जब आते हैं, तो दूसरे दिन अपन आएंगे तो क्या वापस वापस बेंचमार्क पे जाएंगे कि नहीं। इसीलिए जब भी आखिरी दिन का जो काम होता है, उस पॉइंट पे अपन क्या किया जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट वहाँ पे मार्क कर दिया जाता है बेंचमार्क का। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे टेम्परेरी बेंचमार्क, बिकॉज हमेशा अपन पीछे तो नहीं जा सकते, तो इसी को अपन फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपन एक रेफरेंस लाइन लेवल निकाल लेंगे और इसको अपन फिक्स कर देंगे, और ये जो आपका बेंचमार्क करेंगे इसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेरी बेंचमार्क। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टोन्स हो सकता है, ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी एनी परमानेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेंचमार्क के बारे में हो गया। नेक्स्ट टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने कंपास में पढ़े थे कि हमेशा जब भी अपन कंपास फिक्स करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। वैसे ही जितने बार आप इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करोगे या फिर आप उसकी पोजीशन को शिफ्ट करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, दीज एडजस्टमेंट आर परफॉर्म्ड एट एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने बार आप सेटअप करोगे उतने बार आपको करना पड़ेगा। सेटिंग अप ऑफ लेवल, सबसे पहली चीज क्या करना है, सेटिंग ऑफ लेवल, लेवलिंग ऑफ द टेलीस्कोप, फोकसिंग ऑफ द आईपीस एंड फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। अब ये सब चीजें होती क्या है देख लेते हैं एक करके। तो सेटिंग अप ऑफ लेवल में मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड स्टैंड के साथ फिक्स करना, फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रोक्सीमेटली बाय द ट्राइपॉड। अब ये देखो, ये जो ट्राइपॉड्स है इसमें भी कहीं ना कहीं आपके स्क्रूज होते हैं, जिससे ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, ट्राइपॉड की जो हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे अपन अप्रोक्सीमेटली अपने को अंदाजे से अपन क्या करेंगे, उसको फिक्स लेवल करने की कोशिश करेंगे। तो ये काम होता है काइंड में सेटिंग अप ऑफ लेवल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको जब भी रीडिंग लेना है उसके लिए अपन कोशिश क्या करते हैं कि आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो उसी पर्पस के लिए लेवलिंग ट्यूब्स के ऊपर, लेवलिंग आपके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके ऊपर में बबल ट्यूब प्रोवाइड किया जाता है। और नीचे में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे ऐसे फुट स्क्रूज होते हैं। कहीं डायग्राम दिया हुआ है क्या, लेट मी सी, डायग्राम है क्या, हाँ यहाँ देखो, ये दिख रहा है फुट स्क्रूज। तो ऐसे 3 फुट स्क्रूज है अपने पास, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक लेवल ट्यूब यहाँ पे ऊपर प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, अब ये 3 फुट स्क्रू की हेल्प से अपन उसको लेवल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी देखो, ये ए पे आपका एक लेवल स्क्रू फुट स्क्रू है, ये बी पे एक फुट स्क्रू है, सी पे एक फुट स्क्रू है, और ये आपका लेवल ट्यूब है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको एडजस्ट करने के लिए एक बार अपन क्या करेंगे, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें नहीं समझ में आना कैसे समझ, डायग्राम कहीं दिया है इसका प्रॉपर, वो देख लेते हैं एक बार अपन। नहीं दिया है इसका डायग्राम,
मैं उसको ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, एक बार ये टेलीस्कोप को क्या करना पड़ेगा, आपको इस 2 फुट स्क्रू के पैरेलल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका टेलीस्कोप है सपोज, ये दोनों फुट स्क्रू के अपन क्या करेंगे, पैरेलल रखेंगे। और जब तक वो लेवल ट्यूब एडजस्ट नहीं हो रहा है, मतलब सेंटर पे नहीं आ रहा, तब तक ये फुट स्क्रू को क्या करना है, या तो इनवर्ट, दोनों को साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि एक को करे दूसरे को नहीं, दोनों को या तो इनवर्ट या तो आउटवर्ड, जब तक वो बेबल सेंटर पे नहीं आ रहा है। जैसे ही सेंटर पे आ गया अपन रुक गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या करें, टेलीस्कोप को अपन रख रहे थर्ड वाले फुट स्क्रू के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले में अपन ने पैरेलल रखे 2 फुट स्क्रू के, सेकंड वाले में अपन क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दी थर्ड फुट स्क्रू। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, सो दैट वो ट्यूब आपका क्या आ जाए, आपका लेवल ट्यूब सेंटर पे आ जाए। अब इसको अपन इनवर्ड या तो आउटवर्ड मूव करेंगे जब तक बबल आपका सेंटर पे नहीं आ रहा। तो इस पे भी सेंटर पे आ गया, सपोज इस पे भी सेंटर पे आ गया। आप क्या करेंगे, टेलीस्कोप को पूरा घुमा के देखेंगे कि हर पॉइंट पे सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वही प्रोसीजर करना है और उसको परफेक्टली लेवल करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। ये लेवलिंग इस तरीके से की जाती है। लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज। द पर्पस ऑफ लेवलिंग इज टू मेक द वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल. It is done with the help of foot screws. Place the telescope parallel to the pair of foot screws. ये pair of foot screw को parallel रखें. Then hold the foot screw between the thumb and first finger and turn them either inward or outward until the longitudinal bubbles comes into the center. Turn the telescope through 90 degree that it lies parallel to the foot screw, third foot screw. Turn the screw until the bubble comes in the center. ठीक है, next सेटिंग अप ऑफ लेवल हो गया, लेवलिंग टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल हो गया, फोकसिंग ऑफ आई पीस। अब आई पीस मतलब क्या होता है, यहाँ पे पीछे में जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ पे होता है आई पीस। ठीक है, आई पीस में क्या होता है, इसमें डायफ्राम होता है। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है वो आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन है वो आपकी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, टू फोकस द आई पीस होल्ड अ वाइट पेपर इन द फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। यहाँ पे क्या करेंगे, सामने में आप एक वाइट पेपर अपन रखेंगे एंड मूव द आई पीस इन और आउट टिल द क्रॉस हेयर आर डिस्टिंक्टली सीन। तो अपन क्या करेंगे, इस आई पीस को उसमें भी क्या करते हैं, ऐसे टर्न करने के लिए आपको होता है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्ट या तो आउटवर्ड मूव करो सब, सो दैट ये आपका जो क्रॉस हेयर है वो परफेक्टली विजिबल हो, बिकॉज ये आपको रीडिंग लेने के काम आने वाला है, इसलिए विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्या करना है, व्हाइट पेपर आपके ऑब्जेक्ट ग्लास के सामने रखना है और आई पीस को टर्न करना है, सो दैट जो आपका डायफ्राम है वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। अब फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास मतलब क्या हो रहा है, देखो आपको इंस्ट्रूमेंट कोई भी आपका जो लेवलिंग स्टाफ जहाँ पर रखा हुआ है वो आपको क्लियरली दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, ये फोकस स्क्रू दिया हुआ है। ये फोकस स्क्रू से क्या किया जाता है, इमेज को क्लियर किया जाता है। डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द लेवलिंग स्टाफ ऑन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप, टर्न द फोकसिंग स्क्रू टिल द इमेज अपीयर क्लियर एंड शार्प। जब तक इमेज क्लियर एंड शार्प नहीं आती है तब तक अपने को क्या करना है, फोकस करना है आपके ऑब्जेक्ट ग्लास को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका परमानेंट एडजस्टमेंट का। ये परमानेंट एडजस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी इसको रुक जाओ, इसको अपन लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो परमानेंट एडजस्टमेंट को अभी यहाँ पे छोड़ दो, इसको अपन लास्ट में देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट पार्ट आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग की, कौन से कितने टाइप्स की होती है लेवलिंग। ठीक है, और कौन सी लेवलिंग कहाँ पे यूज़ की जाती है। देखो सबसे पहले होता है सिंपल लेवलिंग। ठीक है, सिंपल लेवलिंग मतलब क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट। आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया, एक पॉइंट बेंचमार्क पे अपन ने एक रीडिंग लिए, एक पॉइंट इसकी रीडिंग लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे रीडिंग कैसे ले रहा है ये चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे बेंचमार्क दिया हुआ है, दिख रहा है कितना हाइट दिया है उसका, 80 का। ये पहली रीडिंग उसमें जो बेंचमार्क पे लिया उस पर जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.60। तो इस लाइन का जो हाइट हो गया वो कितना हो गया, 80 + 1.6। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये HI है, HI कितना हो गया, 81.60। अब 81.60 अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आपने रीडिंग लिया, उस पर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.739। तो इस पॉइंट का अगर आपको लेवल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, HI में से उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो 81.600 माइनस 1.739
739। तो जब इसको आप निकालोगे तो आंसर आएगा 79.861। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, लेवल निकालते हैं। तो सिंपल लेवलिंग में क्या है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए अपन सिंपल लेवलिंग कर रहे हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग मतलब क्या होती है, देखो, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट इफ देर आर टू फार अपार्ट और द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन देम इज टू मच। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट अपन कंसिडर करें। एक अपन ने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे फिक्स किया है, ये 2 रीडिंग लिया, फिर इसको एक और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया। ऐसी जो लेवलिंग होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल लेवलिंग। मतलब उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ऐसी जो लेवलिंग होगी उसको आपको बोलेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग। जिसमें इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट से काम हो जा रहा है, उसमें अपन क्या बोलेंगे, सिंपल लेवलिंग। नेक्स्ट होती है आपकी फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग किसको बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग इज just like differential leveling carried out to check the accuracy of the level work. In fly leveling only backside and foresight and taken। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैकसाइड में फ्लाई लेवलिंग में अपन क्या करते हैं, जनरली सिर्फ फ्लाई लेवलिंग कहाँ किया जाता है, जनरली अगर आपको कहाँ क्या करना है, आपका बेंचमार्क आपके साइड पे लेके जाना है, तो वहाँ पे फ्लाई लेवलिंग किया जाता है। और फ्लाई लेवलिंग में एक खासियत ये है कि फ्लाई लेवलिंग क्या के लिए यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ बैक साइड और फोर साइड वाली रीडिंग आती है, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग नहीं आती है। इसे ध्यान में रखना कि फ्लाई लेवलिंग में सिर्फ बैक साइड एंड फोर साइड, पहली रीडिंग लिए फर्स्ट रीडिंग, लास्ट रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग सब गायब है। पहली रीडिंग बैक साइड लिया, फिर फोर साइड लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, बैक साइड लिया, फिर फोर साइड लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, बैक साइड लिया, फोर साइड लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, बैक साइड लिया, फोर साइड लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, सो एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, फ्लाई लेवलिंग। हाँ, और डिफरेंशियल लेवलिंग का एक डायग्राम ये भी दिया हुआ है। देखो आपने क्या किया, यहाँ से काम स्टार्ट किया, पहली रीडिंग आपने यहाँ से लिया, ये दूसरी रीडिंग होगी, तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी। अब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, फिर अगेन 1 2 3, फिर इंस्ट्रूमेंट को आपने शिफ्ट किया, फिर 1 2 3, फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया। जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत पड़े वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग कर रहे हैं। फ्लाई लेवलिंग में मतलब कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे एक्यूरेसी या फिर चेक करना है, या फिर आपको आपके बेंचमार्क को आपके साइड पे ले जाना है, वहाँ पे फ्लाई लेवलिंग करेंगे। इंस्ट्रूमेंट इसमें एक कंडीशन ये है कि हमेशा बैक साइड और फोर साइड की रीडिंग आएंगी, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग नहीं आएंगी फ्लाई लेवलिंग में। ठीक है। क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट आता है चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग क्या करते हैं कि जब पूरा दिन भर का काम खत्म हो जाता है, सिर्फ चेक करने के लिए वेदर आपने रीडिंग बराबर लिए है कि नहीं लिए है, तो उसमें 1 या 2 पॉइंट को चेक कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। इट इज डन एट द एंड ऑफ द डेज वर्क इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग के फॉर्म में करेंगे टू कनेक्ट द फिनिशिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे, सपोज आपने इतना डिटेल में किया था, सपोज देखो यहाँ पे जैसे अपने डिफरेंशियल लेवलिंग देखें, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इतने डिटेल में किए थे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो अपने फ्लाई लेवलिंग में क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, पहली एक रीडिंग यहाँ ले लो, दूसरी रीडिंग ये ले लो, बस। ठीक है, इनका आरएल देख चेक कर लो, फिर सपोज यहाँ ले लो बैक साइड, ये फिर यहाँ ले लो। ऐसा करके अपन अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो भी मतलब अपन ने काम किया वो एक्यूरेसी है कि नहीं है। ठीक है। प्रोफाइल लेवलिंग एंड एल सेक्शन। जनरली प्रोफाइल लेवलिंग एंड एल सेक्शन कहाँ पे यूज होता है, ये आपके जब रोड का काम करते हैं या फिर रेलवे लाइन का काम करते हैं, यहाँ पे कैनल लाइन का काम करते हैं, यहाँ पे आपको प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन का काम पड़ता है। ठीक है। प्रोफाइल लेवलिंग बेसिकली क्या होता है, देखो ये आपका सपोज रोड है, ठीक है, तो अलोंग दी लेंथ आप जब सर्विंग कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल सेक्शन। ठीक है। अलोंग दी लेंथ आप लेवल निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे आपने लेवल निकाला, इस पॉइंट पे आपने लेवल निकाला, इस पॉइंट पे 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 लेवल निकाला, तो ये हो गया आपका एल सेक्शन। अब इसमें क्रॉस सेक्शन भी बता देता हूँ मैं आपको। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होगा है कि देखो अब रोड जो है सिर्फ ऐसा ही तो मूव नहीं कर रहा है, ऐसा भी मूव कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ का भी लेवल निकालना 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 पड़ेगा। तो ये ऐसी एक लाइन बन रही है, यहाँ पे भी एक लेवल यहाँ निकालो, एक लेवल यहाँ निकालो, एक लेवल यहाँ निकालो, एक लेवल यहाँ निकालो, तो ये क्रॉस सेक्शन बन गया। ये क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो ऐसा अलोंग दी लेंथ मूव कर रहे तो एल सेक्शन, अलोंग दी साइड मूव कर रहे तो वो हो गया आपका क्रॉस सेक्शन। दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट ऑफ एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 20 मीटर। तो 10 मीटर या 20 मीटर के इंटरवल में लेना पड़ता है, या तो 30 से 40 मीटर के। द आइडिया इज टू टेक द एस्टिमेट ऑफ द अर्थवर्क। बेसिकली अपने को ये प्रोफाइल लेवलिंग काम किसके लिए आती है, प्रोफाइल लेवलिंग या तो एल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन किस काम में आता है कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा एरिया अपने को चूज करना है, सो दैट प्रॉपरली अपने को कटिंग आए। देखो इससे बेसिकली क्या मिलने वाला है आपको, ग्राउंड का ऐसा लेवल मिलने वाला है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। हो ऐसे ग्राउंड का लेवल मिल जाएगा,
ये अपने ग्राउंड का लेवल। सपोज आपने क्या किया, ये अलाइनमेंट चूज किया, तो अपने को ऐसा अलाइनमेंट चूज करना है कि जिसमें क्या हो जाए, जितनी कटिंग आ रही हो उतनी ही फिलिंग आ रही हो। देखो ये ऊपर पोर्शन आ रहा है वो कट होने वाला है, जो नीचे आने वाला है फिल होना है। तो ये जो कटिंग है उतना अपने को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ये जो कटिंग है उतना अपने को क्या करना पड़ेगा, फिल करना। तो ऐसा अलाइनमेंट चूज करो जिसमें क्या होना चाहिए, आपकी परफेक्टली जितना कटिंग आ रही है उतनी ही फिलिंग है। तो उस पर्पज के लिए अपने को ये प्रोफाइल लेवलिंग या फिर क्रॉस सेक्शन लेवलिंग करना ही पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिसाइज लेवलिंग, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज। इट इज कैरिड आउट विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यूजिंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट। तो जनरली जब एक्चुअल बेंचमार्क से अपने को क्या करने का, हाई डिग्री प्रिसीजन से कोई भी आपका नया बेंचमार्क स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए अपन प्रिसाइज लेवलिंग करेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन दिस मेथड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर कंप्यूटेड बाय ऑब्जर्विंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल बिटवीन द पॉइंट। इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का काम पड़ता है अपने को। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज करेंगे एज वेल एज वर्टिकल एंगल बिटवीन पॉइंट्स। तो ये दो चीजों की यूज से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है वो 3rd यूनिट का पार्ट है, वो भी अपन इसी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट आपने फिक्स किया है, इसका अपन को हाइट निकालने का, तो अपने क्या किया, इसका एंगल ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एंगल मेजर किया और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हेल्प से अपन उसको क्या करेंगे, उसका वर्टिकल हाइट निकालेंगे, ये v निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूले से। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज किया जाता है s इंटू साइन अल्फा। तो s कौन सा हो गया आपका, ये हो गया स्लोप। ठीक है। साइन और ये अल्फा जो हो जाएगा उसके अंदर का एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपन अलग से अपन करने वाले, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, ये उतना कोई काम का नहीं है। अपने बैरोमेट्रिक लेवलिंग, मर्क्यूरी बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर, ये इसको जाने दो, अपने काम का नहीं है। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड एज योर रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग मतलब क्या होगा कि अब देखो सपोज आपने लेवलिंग किया, आप लोग ने देखा होगा अभी तक अपन जो भी लेवल कर रहे थे वो परफेक्टली ऐसा एंडुलेटेड ग्राउंड भी है तो भी अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा लेवल कर रहे हैं। ठीक है। अब लेकिन सपोज ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कि जहाँ पे आपका एक रिवर आ जा रहा है बीच में। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब लेवलिंग में एक चीज है, एक टर्म ऐसा यूज किया गया कि लेवलिंग में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 2 पॉइंट का एलिवेशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट अगर एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन है तो इसमें क्या होता है कि एरर्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो जनरली अपन क्या चूज करते हैं कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन ए एंड बी, ये 2 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अगर वो 2 पॉइंट के बीच में है तो उसमें एरर्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सी बीच में आ जाती है, ठीक है, तो अगर कोई सी बीच में आ जाती है तो अब यहाँ पे अपन बीच में इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा सकते। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या किया जाता है, सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है। एक बार आप क्या करोगे, एक एंड से अपन रीडिंग लेंगे ए और बी का, दूसरे पॉइंट में दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को आप शिफ्ट करोगे और फिर से अपन क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे बी पे और ए पे। इससे भी क्या होता है, इससे भी जो आपके एरर्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एरर्स कैसे एलिमिनेट होंगे वो अपन देखते हैं। देखो पहले ये डायग्राम समझने की कोशिश करो और उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश करो, सो दैट वो आपको समझ में आए कि कैसे उसके एरर्स एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस मेथड इज अडॉप्टेड टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन 2 पॉइंट विच आर फार अपार्ट। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट। मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया कि मिडवे बिटवीन नहीं रख सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग करना पड़ेगा। लेट ए एंड बी द 2 पॉइंट्स ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, let it is required to find out the level difference between A and B. A and B के बीच का अपने को डिफरेंस निकालना है। Now set up the level very near to the A and take the reading at A and B. Let the reading be A1 and B1. अब अपन ने क्या किया, देखो इंस्ट्रूमेंट को पहले अपन ने A के पास फिक्स किए, रीडिंग जो आ रही है वो उसको अपन ने मार्क कर लिया एज A1 and B1। ठीक है। Now shift the level and set up near the B and the observe A and B and the reading as A2 and B2। अब अपन ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए
कहाँ पे ले आकर रखें, आपके बी वाले पॉइंट पर रखें, और ए और बी को अपन ने क्या करे, रीडिंग मेजर की, रीडिंग्स अपन ने लिखे एज A2 एंड B2। अब अपन अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी एरर आने वाला है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लेट डी इज द ट्रू डिफरेंस। डी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, डी है, ऑफ द लेवल बिटवीन ए एंड बी, एंड ई इज द एरर ड्यू टू द कर्वेचर। अब देखो, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि अर्थ सरफेस जो है वो क्या है, परफेक्टली लेवल तो नहीं है, मतलब परफेक्टली स्ट्रेट तो नहीं है, वो कर्व शेप में है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जो आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, देखो ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, बट अपन ले कहाँ रहा है, ऊपर में। तो ये जो इफेक्ट आ गया वो क्या हो गया, कर्वेचर इफेक्ट बोलते हैं इसको। एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अपन जब रोड पे ट्रैवल करते हैं कार वगैरह में, आप लोगों ने देखा होगा कि अपन जब दूर की तरफ देखते हो, जब सनी लाइट होती है वो, तो आपको सामने की चीज़ें जो धुंधली धुंधली दिखाई देती है, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रोड की तरफ आप देखोगे दूर थोड़ा सा, तो आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा, तो वो क्या होता है, उसके वजह से भी एरर आता है। तो ये जो दोनों एरर है अपन उसको अज्यूम कर रहे हैं ई में कौन से एरर आ गए, कर्वेचर की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, एंड इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, या फिर अपन ने परफेक्टली उसको एडजस्ट नहीं किया तो उसके वजह से ये सारे जो एरर हो गए उसको अपन ने ई मार्क कर दिए, ठीक है। अब ये देखो एलिमिनेट कैसा होता है, दस टू एलिमिनेट द एरर टेक एन एवरेज ऑफ द डिफरेंस इन द एलिवेशन टेकन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो इसमें देखो अपन ने ई अज्यूम करे है कि एरर है। अब देखो फर्स्ट वाली रीडिंग में, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ए के पास में है, तो ए पे एरर तो नहीं आने वाला है, जो भी एरर आएगा वो कायम आने वाला है, बी पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, देखो thus to eliminate the error take an average of the difference in the elevation taken from 2 points, and that is from A the true difference will be what, B1 minus E minus A1, ठीक है। और अपन अज्यूम कर रहे हैं कि देखो जो बी वाली रीडिंग है वो बड़ी है, ए वाली अपनी रीडिंग जो है वो अपन सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि छोटी है, तो B1 में एरर माइनस करेंगे, बिकॉज इसी में एरर आएगा, बिकॉज ये दूर है, ए वाला तो पास में है, तो B1 माइनस ई माइनस A1, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। और इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और डी इक्वल्स टू व्हाट, B1 माइनस A1 माइनस ई, ठीक है। फ्रॉम बी द डिफरेंस विल बी व्हाट, अब अगर अपन बी से ले रहे तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट जो बी के पास में, तो बी में एरर नहीं आने वाला, ए में एरर आने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, B2 माइनस A2 माइनस ई, या फिर उसको इन टर्म्स ऑफ डी लिख रहे हैं तो B2 माइनस A2 प्लस ई, ठीक है। बिकॉज ये देखो ये माइनस अंदर जाके क्या हो रहा है, अंदर जाके इसको माइनस कर रहा है, इसको जाके प्लस कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो था B1 माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस ही था, और ये ई वैसे का वैसा बन रहा था ई, तो ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया। देखो डी डी तो अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे सेम है, ठीक है। तो ये डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन, एडिंग दीज टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो टू एलिमिनेट ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू व्हाट, देखो B1 माइनस A1 पहला वाला प्लस B2 माइनस A2, यहाँ पे एक नेगेटिव ई है एक पॉजिटिव ई है, तो कट जाएगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंस क्या निकल जाएगा, तो इससे अपन ने क्या किए, ये जो फॉर्मूला है इससे अपन ने क्या करे, आपका जो ई वाला एरर था उसको अपन ने एलिमिनेट किए। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, डी इक्वल्स टू व्हाट, B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। मतलब क्या आने वाला है, फर्स्ट पॉइंट से जो रीडिंग निकाले उनका डिफरेंस, सेकंड पॉइंट से जो रीडिंग निकाले उनका डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इतना ही करो बस, आपको मिल जाएगा आपका ट्रू डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिड्यूस लेवल। अब ये रिड्यूस लेवल निकालने के लिए अपने पास कुछ मेथड्स अवेलेबल है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दो मेथड्स है अपने पास बेसिकली, एक होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, HI मेथड जिसको बोलते हैं, एक होता है आपका राइज एंड फॉल मेथड। तो जनरली इसी दो मेथड्स के ऊपर में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। जनरली थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछता है कई बार कि एक्सप्लेन हाउ डज योर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वर्क्स। तो अब देखो, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द हाइट HI फॉर एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देन ऑब्टेनिंग द RL ऑफ द पॉइंट विद रेफरेंस टू द HI। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है फिक्स किया हुआ है।
इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने बार आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे उतने बार आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आप हमेशा अपन जो भी सर्विंग का काम चालू करेंगे वो पहली रीडिंग कहाँ पे ली जाती है, बेंचमार्क पे ली जाती है, और वो कहाँ पे लिखा जाता है, BS पे लिखा जाता है, बैक साइड में। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने के बाद ये बेंचमार्क पे रीडिंग अपन ने लिए, वो रीडिंग जो आ रही थी वो स्टेशन बेंचमार्क को अपन अज्यूम किए कि वो स्टेशन ए है। तो पहला पॉइंट तो स्टेशन का हो गया, दूसरा बैक साइड, इंटरमीडिएट, फोर साइड। अब यहाँ पे अपन दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं जो मैंने पिछले इसमें नहीं बताया, वो है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ये है RL, जितने पॉइंट का RL निकालना है, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रिमार्क। अब देखो पहली रीडिंग अपन ने लिए बेंचमार्क पे, ठीक है, बेंचमार्क पे जो पहली रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.9, तो उसको काय में लिखेंगे, फर्स्ट रीडिंग, ऑलवेज द फर्स्ट रीडिंग रिटर्न इन योर बैक साइड। पहली रीडिंग आ रही है 0.9, अपन ने उसको लिख लिए काय में। अभी ये HI और RL को छोड़ दो, पहले ये टेबल कैसे फिलअप करना है ये देखो। तो 0.9 लिख लिया अपन ने बैक साइड। अब देखो इंस्ट्रूमेंट यहीं पर रखा हुआ है, उसके बाद सेकंड रीडिंग लिए, इंस्ट्रूमेंट यहीं पर रखा है, उसके बाद ये लास्ट रीडिंग है। तो ये वाली जो बीच की रीडिंग हो गई वो काय में आएंगी, इंटरमीडिएट में। तो वो रीडिंग जो आ रही थी वो आ रही थी 1.1, उसको अपन ने काय में लिखे यहाँ पे 1.1 बराबर। अब इस पोजीशन से यहाँ पे लास्ट रीडिंग यहाँ ले रहा है वो पॉइंट C पे, तो C पॉइंट पे अपन ने क्या करें, जो रीडिंग आ रही है 1.05, उसको अपन ने काय में लिखेंगे फोर साइड। इस तरीके से वो टेबल फिल करना है। पहली रीडिंग बैक साइड, बीच वाली जो आ रही है वो इंटरमीडिएट, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के पहले लास्ट वाली रीडिंग आएंगी वो फोर साइड। अब फिर से आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, फिर से वो जो C वाला पॉइंट है उसी पे अपने को क्या करना पड़ेगा, बैक साइड लेना पड़ेगा। C वाले पॉइंट पे अगेन इंस्ट्रूमेंट को आपको लेवलिंग स्टाफ लगाना है, उस पॉइंट पे रीडिंग लेना है 1.45 वाली, इसी के लाइन में 1.05 की लाइन में उसको लिखेंगे 1.450, ये रीडिंग जो आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो इंस्ट्रूमेंट लगाए, फर्स्ट रीडिंग यहाँ लिया और सीधा लास्ट रीडिंग ले रहा है, इसके बीच में कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो ये डायरेक्टली क्या में आएंगी, फोर साइड में। यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट साइड क्या हो गया आपका गायब, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। अब देखो ये जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया गया है तो इसकी कुछ हाइट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, HI। यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया गया है तो इसकी कुछ हाइट है, तो इसको क्या आएगा, नया HI। तो अपने पास दो HI आने वाले हैं, ठीक है। तो HI निकालना कैसा है, देखो पहले वाले स्टेशन का रिड्यूस लेवल अपने को नोन है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट कॉलम में आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा वाला RL, तीसरा वाला रिमार्क। तो आपको स्टेशन A का RL पता है 100 बराबर, उस पर आपने जो पहली रीडिंग लिया वो कितनी आई, 0.9। तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया, RL प्लस योर फर्स्ट रीडिंग बैक साइड। तो 100 प्लस 0.9 करेंगे तो 100.9 हो जाएगा, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो कॉमन है किसके लिए, A के लिए, B के लिए, C के लिए। तो A पे कॉमन हो गया, B पे कॉमन हो गया, C पे कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखो RL निकालना कैसा है, ये अपने पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये मतलब इस लाइन का लेवल आ गया अपने पास, इससे अपने को नेक्स्ट नीचे की तरफ आना है, तो ये जो 1.1 है माइनस करना पड़ेगा सो दैट B का RL मिल जाए। तो 109 100.9 माइनस क्या करेंगे 1.1, तो आपका RL मिल जाएगा ये 99.8। वैसे ही ये हाइट में से ये हाइट को माइनस करेंगे 1.05 की, तो ये आपका RL मिल जाएगा C का। तो अगेन 109 माइनस क्या करेंगे 1.05, तो ये मिल गया आपका नेक्स्ट RL 99.850, ठीक है। अब जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो RL प्लस योर बैक साइड, तो RL प्लस बैक साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.450 प्लस 99.850, तो 101 आ रहा है। अब ये जो 101 आ रहा है उसमें से ये आपकी लास्ट वाली रीडिंग को माइनस करो तो ये मिल जाएगा RL ऑफ पॉइंट D। तो इस तरीके से ये आपका रिड्यूस लेवल आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाला रीडिंग बेंचमार्क पे था और हमेशा चेंज पॉइंट पे क्या होने वाला है, चेंज पॉइंट मैंने आपको बताया था बैक साइड और फोर साइड दोनों रीडिंग आएंगी आपकी चेंज पॉइंट पे। तो ये देखो यहाँ पे बैक साइड भी आ रहा है, फोर साइड भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वर्क करता है। नेक्स्ट वन, राइज एंड फॉल मेथड। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द कंसेक्यूटिव पॉइंट। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों कंसेक्यूटिव जो दो पॉइंट है कंसेक्यूटिव उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाता है कंपेयरिंग ईच पॉइंट विद द इंटरमीडिएट प्रोसीडिंग पॉइंट। तो बाकी सारी प्रोसीजर देखो, टेबल फिलअप करने का प्रोसीजर तो सेम ही है, बैक साइड इंटरमीडिएट फोर साइड, ठीक है, बैक साइड फोर साइड, ये सेम वही डायग्राम है, स्टेशन ABCD। अब इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, आप देखो लास्ट वाला मेथड में अपन HI यूज कर रहे थे, इसमें अपन HI यूज नहीं करेंगे, इसमें अपन क्या यूज करेंगे, राइज यूज करेंगे, इसमें अपन क्या यूज करेंगे, फॉल यूज करेंगे। चेंज कर देता हूँ इसका पेन का। तो इसमें अपन क्या यूज करने वाले हैं, राइज यूज करने वाले, फॉल यूज करने वाले हैं, लास्ट में RL तो अपने को चाहिए ही,
और लास्ट में आएंगे आपको रिमार्क। अब इसमें क्या करेंगे आप देखो, कंसेक्यूटिव रीडिंग का डिफरेंस मतलब क्या होता है कि देखो ये सबसे पहली रीडिंग है, ये सेकंड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग है, फिर ये फोर्थ रीडिंग है, फिफ्थ रीडिंग है, तो ये दोनों रीडिंग का अपन क्या निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो 0.9 माइनस 1.1 क्या आएगा डिफरेंस, माइनस में आ रहा है बिकॉज ये छोटा है ये बड़ा है, 0.2 आ रहा है, तो बिकॉज माइनस में आ रहा है तो अपन काय में लिख रहे हैं उसको फॉल में, पहला वाला जो कॉलम है ये दोनों को छोड़ देने का है। ठीक है, ये दोनों को छोड़ देने का है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो काय में लिखेंगे, नेगेटिव आ रहा है बिकॉज, तो उसको अपन लिखेंगे फॉल में। अब नेक्स्ट 1.1 और 1.05 इनका जो डिफरेंस आ रहा है 0.05 का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको अपन काय में लिखे राइज में। अब इन दोनों के बीच में देखो ये खत्म हो गया, एक स्टेशन से ये तीन ही रीडिंग ली थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नए स्टेशन से नया स्टार्ट करेंगे। 1.450 और इनके बीच का डिफरेंस तो कितना आ रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो माइनस में आ रहा होगा तो 0.1 फॉल में लिखें। ठीक है, अब अपने को करना क्या पड़ता है इसमें, सिर्फ देखो ये RL अपने पास बेंचमार्क का तो गिवन ही है 100 है, पहले वाले पॉइंट का RL कितना था 100, तो 100 फॉल है तो माइनस कर दो, 100 माइनस 0.2 99.80, फिर 99.80 उसमें प्लस क्या करो, राइज है तो उसको प्लस कर दो 0.05 से, फिर 99.850 आ गया, उसमें अपन क्या करेंगे माइनस कर दो इसको 99.750, तो चेंज पॉइंट वैसा का वैसे ही लिखना है, बेंचमार्क जैसा प्रीवियस इसमें देखे थे वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक है, अब ये इसका जो बाकी थ्योरेटिकल और ये आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। किसी भी कुछ भी डाउट रहेगा इससे रिलेटेड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर में मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।